दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट सिविल सर्विसेज है में। संडे का दिन है, संडे को हम टेस्ट करते हैं पूरा कंप्लीट। तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे जैसा कि रोज़ के वीडियो में आप हमारे देखते हैं एक्सप्लेनेशन रहता है। इसको एक्सप्लेन न करके इसमें केवल उत्तर बताते आपको चलेंगे, ठीक है। और डेली का वीडियो आप देखना मत भूला करिए। सुबह वाला वीडियो जो करंट अफेयर्स का रहता है वो, रात का वीडियो सामान्य अध्ययन का। तो इसको आप नियमित रूप से देखिए। प्लेलिस्ट इसका भी हमने बना दिया है टेस्ट का, ये चौथा टेस्ट है हमारा। तो सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। इसको यूपीएससी शुरू से वनडे लेवल से ले आकर यूपीएससी लेवल तक ले आना है ताकि आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? तो ग्रीनेक्स है क्या? ग्रीनेक्स एक इक्विटी इंडेक्स है, ठीक है। शेयर मार्केट का एक इंडेक्स है और ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल इंडेक्स है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, बीएसई ने। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो सबसे पहले आदि मानव ने यदि कुछ सीखा तो आग जलाना सीखा, है ना। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया पत्थरों को रगड़ करके। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से शुरू हुआ था, 1842 तक चला था। तो 39 में कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। तो लॉर्ड लिटन नहीं होगा इसका उत्तर, लॉर्ड ऑकलैंड होगा। तो ए ही गलत हो गया, बाकी बी सी डी सही है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो गेहूं और जौ जो थे वो सबसे पहले उगाए गए अनाज थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। बाकी ये देवता जो हैं वैदिक कालीन देवता हैं, ठीक है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता में सबसे ज़्यादा पशुपति या फिर कुछ प्रमुख जानवरों की, पेड़ जो प्रकृति है उसकी पूजा होती थी। मातृ देवी की उपासना होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, ठीक है। सूर्य की पूजा होती थी क्योंकि उसमें जो है जो स्वास्तिक चिन्ह है वो मिला है। ये सब। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, सबसे हल्की गैस है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया था, तो स्वीडन, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आधारभूत हैं शासन के लिए, अर्थात राज्य के लिए ये आधारभूत सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं कि राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और वहीं मूल अधिकार क्या करते हैं? राज्य की शक्तियों को सीमित करने का काम करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? इन्होंने 1600, यहां पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 1699 में, ठीक है। 1699 में इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना। हम पीडीएफ में इसको सही करके दे देंगे, ठीक है। 1699 इसको पढ़िए, 1699 में स्थापना की थी खालसा पंथ की। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था दोस्तों, देखिए पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना जापान का, ये तो अमेरिका को युद्ध में शामिल करने का जो है कारण था महत्वपूर्ण। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ये तात्कालिक कारण था, ठीक है। बी इसका उत्तर है। बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? किसको मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दाब को। बैरोमीटर दाब मापी है, दबाव को मापा जाता है इससे। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? हमने आपको कल सुबह वाले वीडियो में दिखाया था, कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे एक प्रश्न करूंगा कि इस बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस था 2019 वाला, सॉरी इस बार वाला तो आएगा 2020 का, तो उसकी थीम क्या थी? ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों को तो हमने आपको आज ही सुबह वाले वीडियो में बताया था कि नाबार्ड तो करता ही है, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज,
जिनका पर्यवेक्षण नाबार्ड करता है और इनका नियमन विनियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, नाबार्ड का भी विनियमन और पर्यवेक्षण आरबीआई ही करता है। और भूमि विकास बैंक भी गांव और ग्रामीण परिवारों को सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये सभी होगा उसका उत्तर, डी इसका उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। काफ़ी लोग मेलबर्न और सिडनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। खेड़ा युद्ध, गिरिया का युद्ध, वेदरा का युद्ध, अष्टी युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए, सन विभिन्न युद्धों का और किनके मध्य हुआ था, ये याद रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खेड़ा का युद्ध हुआ था मराठा शाहू और ताराबाई के मध्य, तो ए का 3 हो जाएगा। गिरिया का युद्ध नवाब सरफराज खां अली वर्दी खां के युद्ध बीच हुआ था, तो 1 हो जाएगा बी का। वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था, 2 होगा इसका। अष्टी का युद्ध ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो सॉरी 3, 1, 2, 4 होगा, सॉरी 3 इसका खेड़ा युद्ध का मराठा शाहू ताराबाई, गिरिया का युद्ध नवाब सरफराज खां अली वर्दी खां, वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच, अष्टी का युद्ध बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, तो 3, 1, 2, 4 ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमेक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, तो इसको ही सेंट टोमेक युद्ध के नाम से जाना जाता है। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? द लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह श्री अरविंद की, जो अरविंद घोष थे उनकी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात कर रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में माद्रास की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही तो सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य हैं, तो असत्य कोई नहीं है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, बी इसका उत्तर है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो उस दोनों में से किसी भी सदन में ये प्रक्रिया महाभियोग की आरंभ हो सकती है। ठीक है, सी इसका उत्तर है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है। कैसी समुद्री धारा है? गर्म है कि ठंडी है? तो यह एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, समुद्री जलधारा है, गर्म जलधारा है। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? कहाँ का है? इलाहाबाद के पास से 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है, जो कि भारत का प्रामाणिक समय है, ये यहीं से गुजरती है इलाहाबाद के पास से, नैनी के, जो इलाहाबाद का नैनी है वहाँ से यह गुजरती है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि यह देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उमछुआ से याद रखिएगा, उमछुआ। ठीक है। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश, इन 5 जो है राज्यों से होकर देशांतर गुजरती है। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। गारो किस राज्य की जनजाति है? जो गारो है, गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। ठीक है, गारो मणिपुर की, सॉरी मेघालय, इसको कटिए, मेघालय जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये सब हैं, यहाँ पे काफ़ी बारिश भी होती है, पर्वतीय वर्षा बहुत होती है, मानसूनी वर्षा भी यहाँ काफ़ी होती है। तो मेघालय जो है, यहाँ पे गारो जनजातियाँ पाई जाती हैं। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, तो ये शरणार्थी बांग्लादेश के हैं। ठीक है, चकमा शरणार्थी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए हैं? बीच में 9 हो गए थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों 8 हो गए? क्योंकि जो दादरा नगर हवेली है और दमन दीव है, ये दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी, 8।
चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश संबंधित है, ये तो देख ही लिया आपने। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, डी इसका उत्तर। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती ये नदियां डेल्टा न बनाने के अलावा जो प्रश्न आता है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। अधिकांश भारतीय वन किस प्रकार के हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अधिकांश भारतीय वन हैं वो पतझड़ वन है, ठीक है, पतझड़ हैं, जो कि एक विशेष मौसम में या गर्मी के मौसम में पत्ते इनके झड़ जाते हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध यह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। यह भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी लोग इसको गंगा मानते हैं, काफ़ी हुगली नदी मानते हैं, लेकिन इनके किनारे नहीं हुआ था, यह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं। महादेश मतलब महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें सबसे जो बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको ओशिनिया भी कहा जाता है कभी कभी। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को मूल अधिकार के तहत जोड़ा गया, ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 से 22 ये स्वतंत्रता के अधिकार, 19 से 22 ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, नंबर 1 है। लेकिन अगर उत्पादन के स्थान पे उत्पादकता पूछी जाए तो वो पंजाब हो जाएगा पहले स्थान पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? देखिए, मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकार थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का, शिक्षा या संस्कृति संबंधी अधिकार जो है वो, और अंतिम जो अनुच्छेद 32 से जो सबसे प्रमुख है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक और था उपचार, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया मूल अधिकार से। उसको 300 अनुच्छेद 300 को ऐड करके उसको कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो संवैधानिक अधिकार हो गया। बचे 6 में कौन नहीं है? सूचना का अधिकार ही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, सूचना के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। सूचना के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी ही होगा। निम्न में से सत्य कथन चुने। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। बिल्कुल सही है, बक्सर के युद्ध के बाद यही तो हुआ था। तो 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तो हाँ, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई 1813 के पश्चात। बिल्कुल सही है ये भी दूसरा। और इसका मतलब समझ रहे हैं, एक तरफा मुक्त व्यापार का अर्थात इंग्लैंड से जो माल भारत आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो माल भेजा जाएगा उस पर जो है ढेर सारा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ताकि भारतीय व्यापार को और व्यापारियों को समाप्त किया जा सके। तो यहीं से नीति ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो 1813 इसके बाद आप देखेंगे जब अर्थव्यवस्था आर्थिक इनकी नीतियां पढ़ाएंगे तो देखेंगे किस तरह से यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, जो भारत व्यापार में उद्योग में बहुत सक्षम था, आत्मनिर्भर था, किस तरह से लुटिया डूबी, किस तरह से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई, जो दादा भाई नौरोजी ने समझाया लोगों को, लोगों की तब आँख खुली कि नहीं ये तो सभ्य बनाने नहीं, ये तो हमको लूटने आए हैं। ये सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये भी सही है। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी का काल कहा जाता है। इस समय पूंजी काफ़ी इन्होंने भारत में, इसके बाद भी हालांकि ये चीज़ें जो है जारी रहीं, लेकिन मुख्यतः इस समय व्यापारिक पूंजी काल का समय रहा। इसमें काफ़ी व्यापारी आए इंग्लैंड से
भारत में व्यापार करने, काफ़ी सहूलियतें उनको दी गई यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे कम में यही लागू था, बाकी सबसे ज़्यादा में लागू था आपका जो रैयतवाड़ी जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो लगभग 51% भूभाग पे लागू थी भारत के। बचा जो 30% था वो महलवाड़ी व्यवस्था उसमें लागू थी, ठीक है। तो चौथा भी सही है स्टेटमेंट, तो चारों ही स्टेटमेंट इसके सही है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी, खरीफ, जायद, इनकी फसलें आप रट डालिए। अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, तो कभी कंबाइंड करके देगा, कभी काफ़ी ग्रुप में दे देगा, बताएगा बताइए कौन कौन सी रबी की फसल है। तो एक दो याद भी रहेगा, तीसरा नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो देखिए, गेहूँ, तिलहन और चना ये रबी की ही फसलें हैं। तो फसल नहीं है पूछ रहा है, तो मूंगफली जो है ये खरीफ की फसल है, तो डी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, डी इसका उत्तर होगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, तो ये बौद्ध धर्म का है, डी इसका उत्तर है। 3 पिटक हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है? बायोमास से। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि की सकल जो भार होती है, ठीक है, उसकी मात्रा को बायोमास कहते हैं या जैव भार कहते हैं। इसको क्या कहें? जैव भार, इसी को हिंदी में कहते हैं, बायोमास को। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रसिद्ध आत्मकथा है सईद जाफरी की। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? जो राजनीतिक दल हैं, तो चुनाव आयोग करता है। कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं इसके लिए, ठीक है, उस पर खरा उतरने पर चुनाव आयोग किसी को राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी के रूप में दर्जा देता है। अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं, ठीक है। एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया हाल ही में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल कितने, जोड़े में पूछ सकता है और ऐसे ही पूछ सकता है, तो 23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र, ठीक है। शीतल आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, ठीक है। आलू जड़ का रूप है, जो हम खाते हैं आलू जड़ है। सॉरी दोस्तों, ये तना है, ठीक है ना। आलू ये तना है, जड़ नहीं है। तो तने का जो हम खाते हैं आलू को, ये तना वाला भाग है, तने को हम खाते हैं। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। सांस नहीं रहेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? श्वसन क्रिया होती है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी की प्राप्ति जो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है, वो सूर्य माना जाता है। सूर्य से ही प्रकाश मिलता है। हमारे शरीर में जो एक हार्मोन होता है वो स्रावित होता है, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल उससे उत्पन्न होता है। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो किसमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं? ठीक है, आउटर जो ईयर पाए जाते हैं किसमें? मानव में, ठीक है ना, मानव में। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। दूसरा किसका है? हीलियम का, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं अमूमन। किसी किसी में 1-2 घट जाती हैं, वो बात अलग है। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वो लाल तरंगों में होती है। सबसे कम किसमें होती है तरंगदैर्घ्य? वायलेट में होती है, ठीक है। इसीलिए वायलेट की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और लाल की तीव्रता सबसे कम होती है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में
जो लैक्टिक अम्ल है ये जब इकट्ठा हो जाता है तो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। ए इसका उत्तर होगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है ये सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। सौर मंडल की आकृति कैसी है? तो यह सौर मंडल की आकृति जो है दोस्तों अंडाकार या इसको पैराबोलिक भी बोल सकते हैं। पैराबोलिक या अंडाकार है, ठीक है। सूर्य केंद्र में स्थित है। इस तरह से इसकी कक्षाएं इसी में जो है गति करते हैं जो ग्रह हैं। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो एकमात्र धातु है पारा, जो Hg जिसका जो है चिन्ह है, यह जो है पाया जाता है तरल अवस्था में। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? अर्थात प्रोड्यूसर गैस में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो प्रोड्यूसर गैस में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूसर गैस में नहीं पाई जाती है। सॉरी दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, इसका ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें नहीं पाई जाती है। 57 का बी उत्तर होगा। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सभी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी। प्रोड्यूसर गैस को हिंदी में उत्पादक गैस भी कहते हैं। अलग अलग रहने वाली स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। ये भारत में जो रेलवे का विकास हुआ था उसके बाद ये कथन कहा गया था। किसने कहा था? अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। ये D.H. बुकानन ने कहा था। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1975 में, वर्ष 1975 में जब आर्यभट्ट को छोड़ा गया इसरो के द्वारा, ठीक है। तो 1975। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो सबसे विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपके अंदर जा कर के हीमोग्लोबिन से तेजी से अभिक्रिया करके जीवन वायु को, जो जीवन का संचालन है, इसको बाधित करता है, यहाँ तक कि मृत्यु तक व्यक्ति की हो जाती है। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को यह अवशोषित करती है, जिसके कारण कि कैंसर कारक किरणें धरती पर नहीं आ पाती हैं। लौह अयस्क, ये ओजोन परत पाई कहाँ जाती है दोस्तों? ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में, समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। लौह अयस्क मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? इनमें से कौन पोषक पदार्थ नहीं है? तो वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब पोषण में इस्तेमाल होते हैं। हार्मोन जो है पोषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण है सोडियम क्लोराइड का। देखिए वैसे तो समुद्र में लवण होना चाहिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम, क्योंकि बह करके तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा जाता है समुद्र में। लेकिन कैल्शियम का उपयोग जो है, जैसे प्रवाल हो गए और अन्य जो जीव जंतु हैं, वो भोजन में कर देते हैं, इसलिए कैल्शियम उतना नहीं है जितना सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसीलिए ज़्यादा हो जाती है समुद्र में। सबसे अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लवणी झील या कौन सा है, तो टर्की की वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा लवणी या खारा झील है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन, एक होता है धोने वाला सोडा, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने वाला सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका होगा उत्तर बी। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो ऊपर जाने पर वायु दाब कम होगा, जब दाब कम होगा बाहरी तो बढ़ेगा उसका आकार, तो बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। उत्तर होगा ए, 66 का ए।
फिर है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा किसका वर्णन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। ए इसका उत्तर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के पास करेंसी, जनता की मांग जमा राशि और आरबीआई में अन्य जो जमा राशि है, इन तीनों को योग कर देंगे तो ये सुलभ मुद्रा कहलाती है। देखिए M1, M2, M3, M4, M0 ये सब हम आपको किसी वीडियो में चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था वाले में। तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा। 1, 2, 4 अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी समझ में आएगा। जब किसी दर्पण को किसी कोण या थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो जस्ट डबल हो जाता है। जब किसी कोण से घुमाते हैं किसी दर्पण को तो जो परावर्तित किरण है, ठीक है, जो परावर्तित किरण है उसका जो मान होता है, जो घूर्णन होता है वो जस्ट डबल हो जाता है, तो 2 थीटा हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1922 के साराबंदी जो कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो साराबंदी अभियान का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। इस आंदोलन के बारे में हमने एक वीडियो में आपको चर्चा भी की थी, इतिहास वाला जो वीडियो MCQ देते हैं उसमें मैंने एक वीडियो में चर्चा भी की थी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, हमने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि आयन मंडल जो होता है वहाँ से जो रेडियो तरंगे हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं, वापस आती हैं लौट करके। ठीक है। यही वो मंडल है जो उत्तरदायी है रेडियो संचालन या फिर आपका जो टेलीविज़न वगैरह जो चलता है, आकाशवाणी चलती है, सब इसी आयन मंडल से संचालित होता है। आयन मंडल ही उसका उत्तरदायी कारण है। डी इसका उत्तर है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिकी उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट तो यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के अलावा पूर्वी हिमालय, ठीक है, आपका सुंडा हो गया, म्यांमार के आसपास का जो क्षेत्र है, ये सभी जो है पारिस्थितिकी रूप से हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः और सबसे ज़्यादा जो है भारत में अगर देखा जाए पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी हिमालय। ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी जो थी उसने प्रस्तुत किया था 1934 में सबसे पहले। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, अर्थात पूर्ण, यहाँ पर कुल आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में पूछ रहा है। जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, अर्थात जब सघन से विरल में जाएगा, कोई किरण रे जाएगी सघन से विरल माध्यम में, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो हीरा जो है वो कांच से ज़्यादा घना है। बाकी सब में आप देखेंगे जैसे जल है तो कांच से कम घनत्व होता है जल का, तो यहाँ पर नहीं होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायु जो है कांच से विरल है, ठीक है, अर्थात वायु कांच से हल्की है या कांच जो है वायु से ज़्यादा घनत्व का है, तो यहाँ भी नहीं होगा। वायु से जल में ये भी नहीं होगा। तो इन सभी आप देख रहे हैं कि जो किरण है वो विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, लेकिन यहाँ पे सघन से विरल में जा रही है, तो यहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल की बात कर रहा है। आयुर्विज्ञान शिखर रचना, इसके लिए शौनक जाने जाते हैं, शौनक प्रसिद्ध हैं। सॉरी, शौनक मैं कह रहा हूँ, सुश्रुत संहिता इस समय जो है लिखी गई थी सुश्रुत के द्वारा, और आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाने जाते हैं तो सुश्रुत होंगे। ठीक है। इनको शल्य चिकित्सा के बारे में भी काफ़ी जानकारी थी। इन्होंने ढेर सारे जो है शल्य उपकरणों की भी इसमें चर्चा की है अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर कहाँ स्थित है? देखिए, इसको पल्याण शिखर यहाँ बोल दिया, आपने कभी सुना नहीं है तो इंग्लिश वाले में जाइएगा, इंग्लिश वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको
सैडल पीक लिखा मिल जाएगा। सैडल पीक इसी को बोलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। सैडल पीक या कल्याण शिखर इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है बोल रहा है एक्चुअल में, तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? अर्थात हरित स्तरित चट्टान में जो है मूर्तिकला का प्रयोग होता था। तो भरहुत स्तूप, भरहुत जो मूर्तिकला है वहाँ पे हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग होता था इस माध्यम के रूप में। सी इसका उत्तर है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची? तो ये तो आप पता ही लेंगे, जहांगीर के काल में, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, मुगल कालीन जो कला है उसके संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है इस संधि से? इलाहाबाद कड़ा उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया, सही है। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जल्दी इसका जिक्र नहीं आता। मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख दिए, ये बिल्कुल गलत है, डी जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ए बी सी ये तीनों ही सही है, ठीक है। इसके अलावा 26 लाख रुपए पेंशन भी प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को। तो एक प्रकार से पेंशनर हो गया इस संधि के बाद जो मुगल बादशाह था अंग्रेजों का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर जो था ये शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में। मत मयूर, बी। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या धन के निष्कासन सिद्धांत, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे विश्वास नहीं करता था? तो इसमें जो है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये इस पर विश्वास नहीं करते थे, विरोधी थे एक प्रकार से। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? तो कलकत्ता को ही अली नगर नाम रख दिया था। किसने? बंगाल के नवाब ने 1756 में जब इस स्थान को कलकत्ता को जीता तो इसका नाम अली नगर रख दिया। नवंबर 1946 में बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? तो फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती, पता है आपको। जो छिछले हैंडपंप मतलब बहुत ही गहरे जो नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत गहराई तक जो नहीं जाता है, जो बोरिंग होती है बहुत गहराई तक नहीं होती, छिछली जब बोरिंग होती है तो ऐसे हैंडपंप से पानी पीने वालों को अक्सर फ्लोरोसिस, जो कि फ्लोराइड से बीमारी ये फैलती है, इसके होने की संभावना अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य जो है नरेंद्र देव, ये कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ या रूपांतरित तना जिसको कहते हैं। तो अभी एक प्रश्न में शायद आलू का जिक्र भी हुआ था, तो आलू जो है रूपांतरित तना है, ये तना है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका की जो रचना की थी वो रसखान ने की थी। ये कृष्ण के जीवन के पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात अंत में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो यह है दुर्गेश नंदिनी। 1865 में इसको लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था। इन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आनंद मठ की रचना की थी, जो कि जिससे ही जो वंदे मातरम है गीत लिया गया है आनंद मठ से ही। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अर्थात सूक्ष्म पोषक नहीं है तो बोरान तो है ही, जस्ता, तामा ये है, लेकिन सोडियम नहीं है, ठीक है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये मुख्य पोषक तत्व है सोडियम।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। इसका अक्सर जिक्र विरोधी पार्टियां करती रहती हैं, आपको सुनने में आता होगा। महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? तो कांग्रेस के 2 साल पहले, कांग्रेस की स्थापना के जस्ट 2 साल पहले 1883 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का गठन कब किया गया था? तो एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी, 20 का उत्तर होगा। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो इसके स्थापना का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। कांग्रेस को समाप्त कर इन्होंने लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव दिया था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन 3 जून 1947 था। इनको सुमेलित करना है आपको। मेगा फूड पार्क ये 2008 से संचालित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, ठीक है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015 से स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना, सॉरी, ये दोनों 2016 से, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3142 ए, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? एक प्रकार से इसको सहायक संधि माना जाता है। डुप्ले को ही सहायक संधि का प्रथम प्रयोगकर्ता इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ये सहायक संधि की तरह ही था। तो 20 का उत्तर होगा डुप्ले। बाद में सहायक संधि किसने? डलहौजी ने लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की यहाँ पे औपचारिक रूप से। प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया। ये दोनों पीछे हट गए थे, धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, बिल्कुल सही है। नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मदान की अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। बहुत ही बहादुरी से लड़े थे ये सब, ठीक है। तो दूसरा इसका सही है। युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में ही कर दी गई, बिल्कुल गलत है। युद्ध भूमि से वो भागने में कामयाब हो गया था। इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 इसका बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसी में बिना वकील बिना दलील इसको कहा गया। इसका काफ़ी विरोध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई थी जो, ठीक है, रॉलेट एक्ट। निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल की द्वितीय क्रांति ये 1760 ईस्वी में जब मीर कासिम नवाब बना, तो इसी को बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस घटना को ही। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा ये प्रशासनिक प्रणाली थी, मुख्य प्रशासनिक प्रणाली। अकबर ने इसको शुरुआत किया था। तो साफ सुथरा प्रशासन हेतु यह शुरू की गई थी। ए इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।